नई शिक्षा नीति जो बनी है वो 5+3+3+4 की हिसाब से बनाई गई है। तो ये इसलिए क्योंकि आजकल के बदलते टाइम में बदलती नीतियों के हिसाब से हमने शिक्षा में भी जो इस सरकार ने चेंजेस लाए हैं, वो काफी बहुत बड़े शोध के बाद ये निर्णय लिया गया कि सिर्फ 10+2 ऐसे नहीं किया जाएगा, 5+3+3+4 ये वाली पद्धति। और एक और चीज ऐड करी गई है, पहले सरकारी स्कूलों में प्री नर्सरी नहीं होती थी। मैम आपको भी पता होगा, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल्स में प्री नर्सरी नहीं होती थी, सीधा फर्स्ट से होता था। रमा मैम? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सुन रही हूँ जी। तो मैम अब जो है, अब की बदलती हुई नीति में गवर्नमेंट स्कूल में प्री नर्सरी भी स्टार्ट किया गया है कि प्री नर्सरी और केजी, अपर केजी और देन फर्स्ट से लेके 12th तक जो भी होगा सरकारी स्कूल, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। आपको सबको हमको पता ही है। और आप अपने विचार रखिए मैम कि आपको इस शिक्षा जो नीति बदली है 2020 की, उसमें आपके अपने क्या विचार हैं? आपको ये कैसी लगती है? और इसमें अगर कुछ और चेंजेस आपको लगता है और होने चाहिए, या जितने चेंजेस किए गए वो बहुत ही सराहनीय कदम है प्रधानमंत्री जी द्वारा? धन्यवाद, धन्यवाद नेहा। प्रभांशु जी, अश्विनी जी कितनी देर में जुड़ रहे हैं? अश्विनी जी 5 मिनट में जुड़ेंगे मैम। वक्तव्य सबसे पहले किसका करवाना है आपने? अगर आदेश जी जुड़ जाएंगे तो उन्हीं का है। हाँ, पहले अगर आदेश जी जुड़ जाते हैं तो आदेश जी का सबसे पहले उस टाइम पे करवाना। जी 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 जी। नेहा, आदेश जी कितनी देर में जुड़ रहे हैं? अध्यक्ष जी लगभग 15 मिनट में जुड़ेंगे। तो तब तक उन्होंने 10 मिनट में, अध्यक्ष जी 10 से 15 मिनट में जुड़ेंगे। ठीक है, 10 मिनट बाद शुरू करेंगे तो तब तक 10 मिनट में जी। तब तक अश्विनी जी को हम इनवाइट कर लेते हैं। अश्विनी जी जुड़े तो सही आपके साथ। तो मैम तब तक मैं चाहती हूँ कि हम भी अश्विनी सर कितनी देर में जुड़ रहे हैं? अशु जी आप जोड़िए उनसे शुरुआत कर लेते हैं, फिर मैम शुरुआत करेंगी। शुरुआत तो मैं कर देती हूँ, बस मैं अश्विनी जी का देख रही हूँ, शुरुआत तो मैं कर ही देती हूँ। जी जी मैम। प्रभांशु जी, अश्विनी जी क्या कह रहे हैं? मैम बस 2 मिनट। प्रभांशु शुरू करें? जी मैम, मेरा निवेदन होगा कि शुभारंभ आप ही करें जब तक अश्विनी जी जुड़ रहे हैं। चलो करूं शुरू। जी जी जी, स्वागत है मैम। प्रोफेसर रमा जी, प्रिंसिपल हंसराज कॉलेज। मैं निवेदन करूंगा मैम से, और मैम मैं चाहता हूं कि उस योजना के बारे में भी सभी प्रतिभागियों से चर्चा करें जिसमें हम नई शिक्षा नीति पर एक व्याख्यान श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। देश भर के रिसर्च स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स को जिसमें हम जोड़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ मैम उस योजना पर भी आप बात करें प्रतिभागियों से। पूरे देश भर के प्रोफेसर स्कॉलर्स जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है मैम। और कोई आदेश? नहीं मैम, फिलहाल यही। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार। हंसराज कॉलेज द्वारा आयोजित नई शिक्षा नीति पर इस संवाद में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज के हमारे मुख्य अतिथि, आज के हमारे अध्यक्ष, आज के हमारे मुख्य वक्ता हम श्री आदेश गुप्ता जी का की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि आज हम श्री आदेश गुप्ता जी का हम वक्तव्य सुनेंगे, जो दिल्ली प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष हैं और मतलब बहुत ही ज्यादा कर्मठ व्यक्तित्व हैं। काम करने के मामले में भी, सोच के मामले में भी, तमाम मामलों में हम उनको सुनेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी महाजन जुड़ेंगे। हमारे साथ जो है बहुत ही कर्मठ युवा, हम सब की बहुत ही प्रिय नेहा शालिनी दुआ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि मीडिया पैनलिस्ट हैं, भाजपा की दिल्ली प्रदेश नेहा फाउंडेशन की अध्यक्ष भी हैं। मतलब मुझे लगता है कि शायद मैं नेहा के बारे में बहुत कम बता रही हूँ, क्योंकि नेहा जो है कई एनजीओ के साथ जुड़कर इस मतलब राष्ट्र के लिए जो अच्छे काम है, अच्छे काम मतलब जिससे हमें हमारी एक सकारात्मक हमें सोच मिलती है, उस सोच को ले जाने वाली नेहा पूरे युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इसलिए मैं उसका विशेष
अभिनंदन करती हूँ, उसको विशेष शुभकामनाएं देती हूँ। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर प्रभांशु ओझा, डॉक्टर महेंद्र प्रजापति, हमारे जो टेक्निकल स्पोर्ट में मिस्टर अमित चौहान की पूरी टीम, हंसराज कॉलेज के हमारे सभी जितने भी हमारे टीचर्स जुड़े हुए हैं, और हमारे सभी प्रतिभागीगण। मैं देख रही हूँ अभी तो आदेश जी हमारे साथ जुड़े नहीं है। आज दरअसल सब लोग आदेश जी को, रश्मि जी को सुनना चाह रहे हैं, अभी तो वो जुड़े नहीं है। तब भी हमारे 303 प्रतिभागी हो चुके हैं। 303 प्रतिभागी मैं इसमें देख रही हूँ। अभी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए, आप में से अधिकांश लोगों को मालूम होगा कि हंसराज कॉलेज ने अभी 3 दिन का एक विशेष कार्यक्रम किया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, जिसे आप नई शिक्षा नीति कह रहे हैं। इस पर हम 3 दिन का कार्यक्रम कर चुके हैं। आज फिर हम इस नई शिक्षा नीति पर संवाद कर रहे हैं। इसके बाद हंसराज कॉलेज की साथ साथ एक लंबी योजना है। मैं उसमें नेहा को भी आमंत्रित करती हूँ कि हम सब मिलकर इस नई शिक्षा नीति पर अपना एक लंबे समय तक हम संवाद जारी रखेंगे। हम अलग अलग विशेषज्ञों को बुलाएंगे और नई शिक्षा नीति पर, क्योंकि मुझे लगता है कि लगभग 35 वर्षों के बाद इस देश में एक नई शिक्षा नीति आई है। हम मान के चल रहे हैं कि हमारी अपनी सरकार ने इस नीति को तैयार किया है, हमारे लिए किया गया है, हमारे अपनों के द्वारा किया गया है। तो इसलिए इस नीति को के आने से पहले भी आप सबको मालूम है कि खुले तौर पे सुझाव मांगे गए थे, बिल्कुल खुले तौर पर आमंत्रित किया गया था कि किसी को भी नई शिक्षा नीति से संबंधित किसी भी तरह का कोई सुझाव देना है तो सुझाव दे सकता है। और लाखों में सुझाव आए, और मुझे लगता है जब तक ये शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू नहीं हो जाती तब तक इस पर जितना मंथन चलेगा वो मंथन अमृत को निकालेगा, और वो अमृत हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा। वो अमृत हमें बताएगा कि जिस तरह से भारत में तक्षशिला नालंदा के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में भारत विश्व गुरु था, भारत को आज भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक बार पुनः आप सब युवाओं के बीच में, खास तौर पे नेहा शालिनी जैसी युवाओं का एक कर्तव्य बन जाता है कि आप लोग सौभाग्यशाली हैं। जो काम 500 वर्षों तक नहीं हो पाया वो काम 10 अगस्त को हो गया, जो हमें मानवतावाद सिखाते हैं। हमारे ही देश में हमारी आस्था का निर्माण शुरू हुआ और हमारे ही सामने, युवाओं के सामने ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। युवा इस देश का भविष्य है। नेहा, आप लोग इस राष्ट्र का भविष्य हैं। आप लोगों को इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मंथन करना है। मंथन करते हुए आप पाएंगे इसमें बहुत कुछ अच्छा है। हाँ, हो सकता है कुछ खामियां होंगी, ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं होती, लेकिन यदि किसी कमी की ओर, यदि किसी भी खामी की तरफ अगर ध्यान आकर्षण करवाया जाएगा और वो देश के हित में होगी तो मुझे लगता है उसके बारे में अवश्य विचार किया जाएगा। हम सबका सौभाग्य है कि हमारा कम से कम मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय में बदल चुका है। अब हमें लगता है कि हाँ, राष्ट्र की शिक्षा के बारे में चिंता करने के लिए, चिंतन करने के लिए एक मंत्रालय हमारे सामने है। वो मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय है, और शिक्षा मंत्रालय का जो प्रमुख कार्य होगा वो इस देश की शिक्षा पर बातचीत करने के लिए होगा। सबसे अच्छी बात जो मुझे इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की लगी कि एक शिक्षा मंत्रालय और एक शिक्षा मंत्री की शिक्षा को अहमियत दी गई है। ये बहुत बड़ा निर्णय है और बहुत स्वागत करने योग्य निर्णय है। दूसरा जिसकी तरफ अभी शुरू में नेहा ने संकेत किया था कि जो कहना चाहिए प्री नर्सरी जो क्लासेस शुरू करने की बात है, अब जो 5+3+3+4 की बात की जा रही है, यानी पहले हायर सेकेंडरी होती थी। हायर सेकेंडरी जो हमारे पुराने लोग हैं ये सब हायर सेकेंडरी करके ही आए हैं, 11वीं करके ही आए हैं। और मैं आप लोगों के सामने कई बार मुझे बड़ा कष्ट होता है, हम कहते हैं कि जो हमारी पुरानी पीढ़ी है ना, ये इनके पास डिग्रियां कम थी लेकिन ये पढ़ी लिखी बहुत अधिक थी। और जो मेरी पीढ़ी है ना, मेरी पीढ़ी के पास डिग्रियां बहुत अधिक है लेकिन वो ज्ञान कम है। तो मुझे लगता है
ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें उस ज्ञान की तरफ लेकर जाएगी, एक ऐसा ज्ञान जो हमें अपने साथ जोड़ेगा, एक ऐसी शिक्षा जो हमें अपने परिवार के साथ जोड़ेगी, एक ऐसी शिक्षा जो हमें समाज के साथ जोड़ेगी, राष्ट्र के साथ जोड़ेगी। और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये शिक्षा, अश्विनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन, आपके प्रति आभार, सादर नमस्ते। तो ये शिक्षा नीति हमें पूरे विश्व के साथ भी जोड़ेगी, लेकिन विश्व के साथ जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि हमारे चारों तरफ अंग्रेजी का वर्चस्व हो। हमें अपने देश की भाषा के साथ सबसे पहले जुड़ना है, हमें अपने भारतीय भाषाओं का सम्मान करना है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हंसराज कॉलेज ने जिस तरह से नई शिक्षा नीति पर संवाद करने की एक मुहिम छेड़ी है, हमारी एक और मुहिम नया साथ साथ हम लोगों ने शुरू किए। हम अपनी भारतीय भाषाओं के सम्मान की और विशेषकर हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान दिलवाने की हम एक मुहिम हमने छेड़ी है। उस मुहिम में भी मैं आप सबको सादर आमंत्रित करती हूँ। मुझे लगता है इस नई शिक्षा नीति पर जो दूसरी हमें सबसे बात प्रभावित कर रही है कि ये राष्ट्रीय नीति हमारी अपनी भाषाओं की बात कर रही है, हमारी मातृभाषा के शिक्षा की बात कर रही है, शिक्षण की बात कर रही है। अभी मैं चैट बॉक्स में देख रही थी, अभी तो नई शिक्षा नीति लागू भी नहीं हुई है और ये प्रश्न किया गया कि जिस समय प्री प्राइमरी कक्षाएं आ जाएंगी, प्राइमरी कक्षाएं आ जाएंगी, तो शिक्षकों की नियुक्ति कैसे होगी? भाई शिक्षकों की नियुक्ति तो होगी, शिक्षकों का तो और कार्य बढ़ेगा ही। जब आएंगी शिक्षा, अधिक से अधिक लोगों को पढ़ाने की बात की जाएगी, शिक्षा देने की बात की जाएगी। और इसमें जो दूसरी बात है नेहा, जो आपने अंत में 5+3+3+4 की जो बात की, वो 4 इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। 4 को बिना सोचे समझे नहीं रखा गया है। वो 4 का मतलब ये है कि जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो 4 साल की इसलिए भी आवश्यक थी। अभी हमारी जो 3 साल की डिग्री थी, वो 3 साल की डिग्री करने के बाद हमारे विद्यार्थी जो दूसरे देश में जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, उन्हें 1 साल अपना कुछ और करना पड़ता था। अब वो 4 साल की बीए की डिग्री करके सीधा कहीं अगर विदेश में जाके कुछ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, उन्हें अड़चन नहीं आएगी। और एक और जो इसकी सबसे बड़ी एक अहम बात है कि आप इस शिक्षा में कहीं भी बाहर जा सकते हैं, आप आ सकते हैं। यानी ये शिक्षा आपका अपना घर है, इस घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। इस शिक्षा का हर कमरा जो है वो आपके लिए खुला हुआ है। आप जब भी इस कमरे में आएंगे आपका स्वागत है, और जब भी आप किन्हीं परिस्थितियों वश इस कमरे से बाहर जाना चाहेंगे तो आप बाहर जा सकते हैं। लेकिन जब आप बाहर जाएंगे तो जो आपको उससे पहले की जितनी आपने अपने क्रेडिट्स अर्जित किए हैं वो बेकार नहीं जाएंगे, आपको आगे उसी से आगे अपना काम शुरू करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी इसमें अच्छी बातें हैं। हमें बिना सोचे समझे किसी भी, हमें कहना चाहिए खास तौर पे किसी भी नई शिक्षा नीति का विरोध नहीं करना है, बल्कि 35 साल के बाद आई शिक्षा नीति का सबसे पहले हमें स्वागत करना है। स्वागत के बाद हमें मंथन करना है, और मंथन के बाद इसे हमें आगे धीरे धीरे जैसे जैसे लागू होगी, मुझे लगता है इसकी सारी जितनी भी सकारात्मक बातें हैं हम सकारात्मक रूप से आगे लेकर जाएंगे। मैं तो फिलहाल एक कहना चाहिए कि गाड़ी के एक उसके कहते हैं ना जो स्टेपनी होती है, स्टेपनी को इस्तेमाल किया जाता है, वो तो अश्विनी जी की अनुपस्थिति में स्टेपनी का काम कर रही थी। अब अश्विनी जी आ गई हैं, हमारे आज मुख्य वक्ता हैं। एक बार पुनः आप सबका स्वागत करते हुए मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपके स्वस्थ एवं प्रसन्न रहने की हंसराज कॉलेज परिवार की ओर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। आप जब भी बोलती हैं तो प्रभांशु जी, मैम जब भी बोलती हैं तो मुझे लगता है कि
हम लोग सुनते रहते हैं और इतना अच्छा लगता है, क्योंकि वो इतने दिल से बात करती हैं कि लगता नहीं कि उन्होंने कुछ पढ़ा हुआ है। जैसे हमें फिर भी लाइन पढ़नी पड़ती है और फिर बोलना पड़ता है, पर मैम जब भी बोलती हैं तो दिल से बोलती हैं। तो आज की मैं जो शिक्षा प्रणाली उस पर इतना ही कहूंगी कि प्रधानमंत्री जी ने 21वीं सदी के हिसाब से राष्ट्रीय हितों को मद्देनजर रखते हुए ये पद्धति तैयार की है, शिक्षा प्रणाली तैयार की है, जिसका बहुत शोध करने के बाद ये शिक्षा प्रणाली बनाई गई है। तो मुझे लगता है हमें इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय मूल्यों के, राष्ट्रीय हितों के अनुसार बनाई गई है। तो बाकी तो प्रोफेसर अश्विनी जी हमारे साथ हैं और अब आदेश गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत स्वागत है माननीय दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष नमस्कार गुप्ता जी का। और नमस्कार आदेश जी नमस्कार जी। नमस्कार। कॉलेज परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन है और आप सौभाग्यशाली हैं कि आप दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं और आपके सामने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। आप लोग जिसे नई शिक्षा नीति कहते हैं, मैं उसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती हूँ। ये हमारे राष्ट्र की नई शिक्षा नीति है। स्वागत, अभिनंदन है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार जी। आप प्रोफेसर रमा जी प्रिंसिपल हंसराज कॉलेज हैं और डॉक्टर अश्विनी महाजन जी जो कि राष्ट्रीय सह संयोजक हैं स्वदेशी जागरण मंच के पीजीडीएवी कॉलेज में, आप वरिष्ठ प्रोफेसर हैं, आपका भी स्वागत है। और नेहा फाउंडेशन के अध्यक्ष और दिल्ली भाजपा प्रदेश की प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ जी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। और सर हमारे साथ लगभग 320 प्रोफेसर्स और स्कॉलर्स जुड़े हुए हैं जो आज आपको सुनना चाहते हैं, अपने सवाल भी वो चैट बॉक्स में भेज रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा रमा मैम से कि वो अगर अपने सवाल शुरू में ही कुछ आदेश जी से कहना चाहें या कुछ योजनाओं के बारे में बताना चाहें, फिर हम आदेश जी को आमंत्रित करेंगे। रमा मैम। प्रभांशु एक सेकंड, धन्यवाद प्रभांशु। आदेश जी, दरअसल आपके आने से पहले मैंने एक अच्छा लंबा खासा वक्तव्य दे दिया। समय का सदुपयोग करते हुए मैंने अपने वक्तव्य में दो प्रमुख बातें कही हैं कि हंसराज कॉलेज ने 2 मुहिम छेड़ी हैं इस नई शिक्षा नीति के आने के बाद। अभी हम पहले से 3 दिन का हम एक राष्ट्रीय संगोष्ठी कर चुके हैं, जिसका समापन अभी परसों हुआ था। हमारी 3 दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी हो चुकी है। उसके बाद हमारी ये वाली आज एक संगोष्ठी हो रही है और हम इस संवाद को लगातार एक लंबे समय तक इसको हम जारी रखेंगे, जिससे इस नई शिक्षा नीति पर हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब इस पर विचार विमर्श कर सकें। हम संवाद करके इसका जितना भी मंथन हम कर सकते हैं उसको हम करें। दूसरी एक और मुहिम हमने छेड़ी है हंसराज कॉलेज की तरफ से, क्योंकि जैसा कि हम सब मानते हैं किसी भी राष्ट्र का स्वाभिमान, किसी भी राष्ट्र की अस्मिता, उसकी अपनी भाषा होती है। और हमने अब किया कि इस शिक्षा नीति की जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी विशेषता यह भी है कि इसमें भारतीय भाषाओं के सम्मान की बात की गई है। तो हम हंसराज कॉलेज से एक मुहिम छेड़ रहे हैं कि भारतीय भाषाओं का सम्मान करते हुए हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करवाया जाए। और मुझे लगता है इसमें आदेश जी और अश्विनी महाजन जी बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे। तो क्षमा चाहती हूँ मैम, क्षमा चाहती हूँ। एक्चुअली 4 बजे मैम, रमा मैम क्षमा चाहती हूँ, नेहा शालिनी दुआ बोल रही हूँ। मेरी बात खत्म। अच्छा मैम, एक्चुअली 4 बजे प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन है, तो सर को उसमें बैठना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है ना मैम, अगर जी जी जी, तो मैं आदेश गुप्ता जी से, भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी से कहूंगी कि वो हम उनका समय नहीं लेंगे और जल्द बात रखें। जी सर, आप बताइए नई शिक्षा प्रणाली पे आपका। जी सर। मैडम सॉरी। अरे नहीं कोई दिक्कत, मेरी तो बात खत्म हो रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रमा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है और सभी को पहले मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और विशेष रूप से नेहा शालिनी जी का, जिन्होंने ये वीडियो कॉन्फ्रेंस वर्चुअल रूप में आयोजित की, और सब लोग आज लगभग 320 हमारे सभी साथी यहाँ उपस्थित हैं। आज की इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में
उपस्थित डॉक्टर अश्विनी महाजन जी जो नेशनल को कन्वीनर हैं स्वदेशी जागरण मंच के और पीजीडीवी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, मिसेस रमा देवी जी, प्रोफेसर रमा देवी जी जो हंसराज कॉलेज की प्राचार्य हैं, प्रधानाचार्य सर जी प्राचार्य प्रिंसिपल प्रधानाचार्य प्रभांशु ओझा जी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हंसराज कॉलेज के, डॉक्टर महेंद्र प्रजापति जी और नेहा शालिनी जी जो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ आंदोलन की बीजेपी की कन्वीनर है और मीडिया पैनलिस्ट है। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि आजादी के 70 साल के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसी नीति जो वास्तव में इस देश की आवश्यकता है और वर्षों से इस देश की आवश्यकता रही, उस पर आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की है, जिसको हमारी मैम रमा जी कह रही कि हम लोग कहते हैं उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन वास्तव में वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी आपने जो बताया कि जिस तरह हम लोग इस पॉलिसी के अवेयरनेस के बारे में जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उनके साथ संवाद कर रहे हैं और इस नीति को लाने की जरूरत क्यों पड़ी है, ये हम सबको पहले इसके काफी जो दुष्परिणाम है जो अभी नीति चल रही है उसके हम लोगों ने देखे हैं। अगर हम इतिहास में जाएंगे तो जिस समय अंग्रेजों ने इस देश पर शासन किया था और उस समय मैकाले ने अपने एजुकेशन सिस्टम को, भारत के एजुकेशन सिस्टम को मैकाले में कर दिया था और इस देश में जहां बहुत सारी प्रतिभाएं रहती हैं, आप सुन पा रहे हैं मुझे, बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, बिल्कुल, और उसको देखते हुए अंग्रेजों ने कहा कि इस देश में सिर्फ कोई भी पैदा हो तो वो क्लर्क पैदा हो, प्रोफेशनल्स पैदा हो, और देश के प्रति जो स्पिरिट है वो उनकी कम होके वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें। लेकिन आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इतने वर्षों के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने लागू की है, मैं समझता हूँ कि इससे एक तो बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर एक ये भाव आएगा कि हम एक देश के अच्छे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, इसके साथ साथ देश के एक अच्छे नागरिक भी बने, एक जिम्मेदार नागरिक बने जो ये समझे कि देश की विकास में हमारा भी कंट्रीब्यूशन है और हम भी उस देश के विकास के एक भागीदार, एक पार्ट हैं। दूसरा, जिस तरह इस नीति में 5+3+3+4 अभी तक जो 10+2 हम लोग शिक्षा प्रणाली है और 5+3+3+4 में पहले 3 साल जो प्री स्कूलिंग होती है जिसमें बच्चों के ऊपर किसी भी तरह का कोई बस्ते वाला बोझ नहीं होता। आज के बच्चे जब इतने इतने बड़े बड़े बैग लेके चलते हैं तो बहुत सारी उनका जो टैलेंट है वो उसी बस्ते के अंदर दब के रह जाता है। उनको काम का बोझ होता है, उनको होमवर्क का बोझ होता है। और मैं समझता हूँ इतने समग्र रूप से इस पॉलिसी में सोचा गया है। अगर हम भाषा की बात करें तो जहाँ रीजनल लैंग्वेज की बात की गई है इसमें उसकी स्वतंत्रता है, चाहे वो पंजाबी हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, तमिल हो, उड़िया हो, बंगाली हो, ये तो एक बड़े रूप में भाषाएं हो गई जो भाषाएं, लेकिन इसके साथ साथ वहां पर रीजनल लैंग्वेज का भी एक स्थान दिया गया है कि जो हमारे यहाँ की कहते हैं कि कोस कोस पे पानी बदले और 3 कोस पे वाणी, तो वो वाणी का भी इतना महत्व है पुराना कि हम लोग जो हर 3 कोस पे वाणी बदलती है उसका भी इसमें नई एजुकेशन पॉलिसी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में उसको भी स्थान दिया गया और महत्व दिया गया। इससे जो हमारी विविधता है, हमारी जो भारत की विशेषता है उसको दर्शाता है। दूसरा, ये बात सही है, आप अगर साइकोलॉजिकल रूप में देखते हैं
तो बच्चों के अंदर जितना नेचुरल लैंग्वेज के साथ उनका टैलेंट आता है आगे, उतना वो अगर अंग्रेजी पढ़ेंगे तो अंग्रेजी के लिए उनको अलग से दिमाग भी लगाना पड़ेगा और उतनी जो टैलेंट है वो दब जाएगा। ये हम लोग जानते हैं, मैं भी हिंदी भाषी हूँ, हिंदी में अच्छी तरह बात कर सकता हूँ, हिंदी में अच्छी तरह पढ़ सकता हूँ और हिंदी में समझ भी सकता हूँ। और मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, उत्तर प्रदेश में पहले क्या था कि 12th तक साइंस भी हिंदी में पढ़ाई जाती थी, अभी भी पढ़ाई जाती है। और मैं खुद जब 12th के बाद जब बीएससी में इंग्लिश मीडियम में गया तो मुझे पहले काफी दिक्कत हुई थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जिस एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत थी, जिससे देश स्किल देश बने, बच्चों के अंदर आज ग्रेजुएट हो जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, टेक्निकल उनको एजुकेशन मिलती है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो होती है। इंजीनियर बनने के बाद भी उसको इंटर्नशिप करनी पड़ती है, बीटेक की डिग्री लेने के बाद भी उसको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो वो जो इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, वो अगर वो 6th क्लास से ही शुरू करते हैं इंटर्नशिप, तो उसका कितना इफेक्ट होगा आप ये देखिए, उसकी स्किल में कितना इम्प्रूवमेंट होगा। फिर वो बच्चे के अंदर जो स्किल डेवलप होगी, जिस एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत थी, जिससे देश ही पड़ेगी, वो जो स्किल की हम बात कर रहे हैं। फिर आज जो प्रधानमंत्री जी ने स्किल डेवलपमेंट का इतना बड़ा अभियान चलाया है, वो अभियान आप ये मानिए कि वो 100 गुना अधिक तेजी से चलेगा। अगर हमारे पॉलिसी में इस बात को लिया गया कि हम 6th क्लास से ही उसको स्किल डेवलपमेंट की ओर ले जाएंगे बच्चों को, तो आज से 10 साल के बाद, 7-8 साल के बाद जो इस एजुकेशन पॉलिसी के असर दिखाई पड़ेंगे, भारत कितनी तेजी से दुनिया की सबसे बड़ी स्किल आबादी के रूप में, स्किल पॉपुलेशन के रूप में एक पावरफुल कंट्री बनेगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जब आज भारत के अंदर इतनी प्रतिभा है, इतनी काबिलियत है युवाओं के अंदर, और हमारा देश युवा देश है, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई सबसे ज्यादा युवा देश है तो भारत है। और ऐसे ऐसे समय में जब इसकी अगर हम समग्र रूप से चर्चा करेंगे इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, तो मैं समझता हूँ इसमें हम लोगों को आगे आकर संस्थाओं को, जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं उनको, इसके साथ साथ हमारे जितने कारपोरेशंस हैं, जहाँ जहाँ हम लोग कर सकते हैं, इसको लागू करने की जरूरत है। और सरकारी स्तर पे तो ये लागू होगा ही, पब्लिक के स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में भी इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए जरूरत है, तभी हम इसका लाभ सबको दे सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें एक जो बच्चों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता है, रिजल्ट की इतना परसेंटेज लाना है, उनकी बहुत सारी प्रतिभाएं दब जाती हैं उस प्रेशर में, तो उन चीजों से भी बहुत सारे प्रेशर्स में उनको कमी आएगी। मैं आज जो नेहा जी ने ये संवाद कायम किया, ये संवाद लगातार बना रहना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के काफी प्रोफेसर्स, लेक्चरर और एजुकेशनिस्ट इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। ये जो नई शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे पीएम साहब ने एक दिन में नहीं लाए, कई वर्षों के रिसर्च से, कई एजुकेशनिस्ट और लोगों के अपने उनके वैल्यूएबल सुझाव आए हैं, उसके आधार पर ये बिल्कुल, जिसको अगर हम नई शिक्षा नीति भी कह सकते हैं और देसी शिक्षा नीति भी कह सकते हैं। जी सर। इसी शिक्षा नीति का ही परिणाम था। अगर हम प्राचीन व्यवस्था की बात करें तो हम गुरुकुल से अगर तुलना करें, गुरुकुल में पढ़ते हुए जो विद्यार्थी होते थे वो हर विद्या में निपुण होते थे, वो उनके पास स्किल भी होता था, उनके पास ज्ञान भी होता था, उनके पास योग भी होता था, और वो हर बात को एक वैज्ञानिक तरीके से सोचते थे, जो एक विद्यार्थी के दिमाग को किस तरह विकसित करना है और उनके अंदर जो इनोवेटिव आइडिया कैसे आए, नए अनुसंधान कैसे कर सकें, वो सब इस शिक्षा नीति से भारत को प्राप्त होंगे। और भारत में प्रतिभा की कमी नहीं, कोई सब लोग जानते हैं, जब देश की आजादी में हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस जी की, महात्मा गांधी की,
तो वो बैरिस्टर की डिग्री लेने गए थे, सुभाष चंद्र बोस आईएएस बन गए थे, और उन्होंने उस आईएएस की डिग्री को, और महात्मा गांधी ने बैरिस्टर की डिग्री को तिलांजलि दे दी थी। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में वो कूद गए थे। तो ये जो जज्बा था वो देश के लिए था, और मुझे लगता है कि अंग्रेजों ने उसी जज्बे को कम करने की कोशिश की मैकाले एजुकेशन सिस्टम को लागू करके इस देश में। और ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आएगी, इसमें दो चीजों का बहुत बड़ा ध्यान रखा गया कि इसमें एजुकेशन के साथ साथ बच्चों के मोरल पर भी बहुत बड़ा ध्यान है। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, वकील बनता है, वो जितना अपने प्रोफेशन से देश में योगदान देता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो एक अच्छा नागरिक भी बने, ये एजुकेशन पॉलिसी की एक खूबी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस एजुकेशन पॉलिसी की एक खूबी होगी और आगे चल के ये देश अच्छे नागरिक, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर तो बनाएगा ही, इसके साथ साथ एक अच्छे नागरिक और जिम्मेदार नागरिक भी बनेंगे। यही इस एजुकेशन पॉलिसी की सफलता का मापदंड होगा। भारत इस एजुकेशन पॉलिसी को अपनाकर हम मजबूत बनेंगे, विकास के रास्ते पर चलेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विशेष रूप से मैं नेहा जी का और हमारे साथ जुड़े डॉक्टर अश्विनी महाजन जी, प्रोफेसर रमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। कुछ समय कम है, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट के सब्जेक्ट पर हम लोगों के साथ एक वर्चुअल रूप में जुड़ रहे हैं, हम लोगों को उसमें रहना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपने दो शब्दों को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सर। बहुत बहुत सर धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने बताया। एक चीज आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने दिल से बोला कि हिंदी वालों के लिए ये जो आई है पॉलिसी, ये देश हित को साथ रखते हुए, जोड़ते हुए, और हिंदी मीडियम जो हिंदी के पढ़े हुए होते हैं उनके अंदर एक कहीं ना कहीं ये डर सा रहता है कि हम कहीं जितने मर्जी पढ़े लिखे हों, लेकिन सर कहीं जाते हैं तो बोलते हुए उन्हें थोड़ा डर लगता है, ये फील होता है जैसे कि हमें लो वो ना समझा जाए। तो ये हिंदी भाषी लोगों के लिए बहुत है कि सरकार ने कदम उठाया, ये बहुत ही सराहनीय है उन लोगों के लिए जो हिंदी से पढ़े होते हैं। इंग्लिश मीडियम पे बहुत पिक्चरें भी बनी, बहुत बातें भी हुई, लेकिन हिंदी मीडियम पे बहुत कम चीजें हुई हैं, जिसका जीता जागता जो है वो प्रोफेसर रमा मैम जो है, ये हिंदी की बहुत अच्छी लेक्चरार है, बहुत अच्छा बोलती हैं। और सर आपने भी बहुत अच्छा बोला। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जब हम डॉक्टरी की डिग्री लेते, कोई लेता है एमबीबीएस एमडी करता है, तो हिंदी अलाउड नहीं था। मैंने एक बार, हमारे यहाँ डॉक्टर मुनीश्वर हैं आगरा में, तो उन्होंने एमडी किया और वो हिंदी से किया, मेडिसिन से। उसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में जाके उनको परमिशन मिली और उसके बाद उनकी एमडी हुई। तो एक समय ऐसा भी था जब आज से 30 साल पहले उनको एमडी सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के बाद हिंदी में देने की अनुमति प्राप्त हुई थी। तो मैं ऐसे उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आपको। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, और हंसराज परिवार से धन्यवाद सर, नमस्कार, धन्यवाद सर, थैंक यू। अश्विनी जी, हम चाहेंगे कि अब आप अपने विचार इस बदलती हुई शिक्षा नीति पर कुछ रखे, उजागर कीजिए, क्योंकि हम बहुत देर पहले से आपका वेट कर रहे थे सुनने के लिए। अश्विनी जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है तो मैं नहीं सुनूंगा, मैं आपका सुन लूंगा। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद सर, नमस्कार सर। धन्यवाद सर। और बिल्कुल आदरणीय आदेश जी, आदरणीय रमा जी, नेहा जी, प्रभांशु जी, और इस ऑनलाइन वेबिनार में उपस्थित प्राध्यापक मित्रों, भाई और बहनों, बहुत लंबे इंतजार के बाद यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आज हमारे सामने आ गई है।
हम यदि शिक्षा नीति के संदर्भ में बात करें तो हम जानते हैं कि दुनिया में कोई देश हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी समाज बिना स्पष्ट नीति के नहीं चलता है। उसमें आपको हर क्षेत्र के लिए एक स्पष्ट नीति की जरूरत होती है। अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, इसलिए जानता हूं कि कृषि नीति कितनी महत्वपूर्ण है देश के लिए, औद्योगिक नीति कितनी महत्वपूर्ण है देश के लिए, और उसी प्रकार से शिक्षा नीति कितनी महत्वपूर्ण है इस देश के लिए या किसी भी देश के लिए। और बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि अपने देश में ये बात नहीं है कि नीतियां नहीं बनती हैं, लेकिन उस सब के साथ साथ एडहॉकिज्म बहुत होता है। हम जानते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एडहॉकिज्म के संदर्भ में वो कितना दुखदाई, और या पूरे विश्वविद्यालयों के स्तर पर वो कितना दुखदाई और कितना हमारे उच्च शिक्षा के लिए खतरनाक है, वो हम देख रहे हैं। इस कारण से एडहॉकिज्म, चाहे वो शिक्षा नीति में हो, चाहे वो कृषि नीति में हो, चाहे वो औद्योगिक नीति में हो, चाहे वो फॉरेन ट्रेड नीति में हो, एडहॉकिज्म जो है वो इस देश के लिए सबसे घातक चीज है। और बड़ा दुर्भाग्य है कि आज भी हमारे देश में कृषि नीति नहीं है। आज भी हमारे देश में अभी भी हम विचार कर रहे हैं कि औद्योगिक नीति कैसी होनी चाहिए। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो 2015 तक तो हमारे यहाँ जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई वो केवल रूल्स एंड प्रोसीजर्स के संदर्भ में नहीं थी। वास्तव में फॉरेन ट्रेड को कैसे संचालित किया जाना चाहिए उसके बारे में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी केवल 2015 में पहली बार आई। और 2015 का वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में उस समय की जो शिक्षा मंत्री, उस समय उसको एचआरडी मिनिस्टर कहते थे, आज एचआरडी का नाम बदल करके शिक्षा किया जा रहा है। उसका भी एक निहितार्थ है, उसका भी एक अर्थ है जिसके बारे में हमें समझना पड़ेगा कि मानव कोई संसाधन नहीं है और शिक्षा मानव संसाधन को विकसित करने का माध्यम नहीं है। शिक्षा किसी भी समाज में किसी सभी लोगों के लिए एक विकास का रास्ता है, मानसिक विकास का, आर्थिक विकास का, सर्वांगीण विकास का। हम जानते हैं कि अभी आदेश जी भी इस बारे में चर्चा कर रहे थे, मैकाले की शिक्षा पद्धति के बारे में। हम जानते हैं कि देश गुलाम था और उस गुलामी के दौर में जो हमारे विदेशी शासक थे उनकी नीति बड़ी स्पष्ट थी कि उनको कैसे इस देश पर अपने शासन को जारी रखना है, आगे बढ़ाना है, सुदृढ़ करना है उनके शासन को। और इस प्रकार से उन्होंने जितनी नीतियां बनाई, चाहे वो लगान की नीति थी, चाहे वो उद्योग की नीति थी, चाहे वो फॉरेन ट्रेड की नीति थी, और चाहे वो शिक्षा नीति, उनकी नीतियां बड़ी स्पष्ट थी कि कैसे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू लेना है। तो लगान की नीति, जिसको जमींदारी प्रथा कही, इस प्रकार से उन्होंने इस देश को एक कच्चे माल के स्रोत के रूप में और तैयार माल के बाजार के रूप में तब्दील करना है। उसके लिए उनकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी फ्री ट्रेड की, कि भैया सब कुछ फ्री ट्रेड में आने दो,
जीरो टैरिफ, और कोई भी सामान बाहर से आएगा उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, क्योंकि रिकार्डो ने कहा था और उस प्रकार से उन्होंने नीति बना दी। और उसी प्रकार से उनकी शिक्षा नीति के बारे में भी बड़ी स्पष्टता थी। किसी भी देश में अपने शासन को सुदृढ़ रखने के लिए यह जरूरी है कि वहां का जो मध्यम वर्ग है, मिडिल क्लास है, उसको अपने ऊपर आश्रित कर दो। वो जो मध्यम वर्ग है उसको इस प्रकार से शिक्षित करो, विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रहा हूं, इस प्रकार से शिक्षित करो कि वो आपके गुणगान करे कि अंग्रेज तो बहुत अच्छे हैं। और आप देखिएगा कि आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये कहते होंगे कि अंग्रेज का राज बहुत अच्छा था। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी तो एक बार दंडवत प्रणाम करके आए वहां पर, और यहाँ बोल के आए कि अंग्रेज शासन ने हमें बहुत कुछ दिया। मैं उनका नाम लेकर के श्रद्धा को कम नहीं करना चाहता। तो एक ऐसी शिक्षा पद्धति जिसमें वो ऐसे मध्यम वर्ग को तैयार कर रहे थे जो जिसका देश के प्रति स्वाभिमान ना हो, और वो उनके शासन पद्धति को आगे बढ़ाने का काम करें। एक ऐसी शिक्षा पद्धति जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा क्लर्क निर्माण का काम कर सके ताकि उनकी शासकीय पद्धति चलती रहे, क्योंकि क्लर्क तो वो अंग्रेज नहीं लेकर के आएंगे, बड़े बड़े अफसर तो अंग्रेज ले आएंगे, लॉर्ड्स तो अंग्रेज ले आएंगे, लेकिन यहाँ पर शासन चलाने के लिए उनको विभिन्न विभागों में क्लर्कों की जरूरत पड़ेगी, कहीं कहीं पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और उस सब के लिए जितनी शिक्षा चाहिए उस प्रकार की शिक्षा तथाकथित रूप से वो शिक्षित बना करके उनको आगे बढ़ाने का काम करे। ये थी मकाले की शिक्षा पद्धति जिसके बारे में आदेश जी हमसे चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे जो मध्यम वर्ग था, मेरे जहन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर मैं नेहा शालिनी द्वारा एक छोटी सी बात कि पहले की सरकारें, जैसे आपने बोला कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में उसको ऊपर उठाने में मिडिल क्लास फैमिली का, मिडिल क्लास इंसान का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन पहले की सरकारें बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो चाहती थी या तो कोई बिल्कुल गरीब रहे और वो जो सरकारें थी वो अमीर और अमीर ही बने, तो मिडिल क्लास का तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखा गया पहले वाली सरकारों में। मैं किसी सरकार का नाम नहीं लूंगी। नेहा जी अभी बात पूरी होने दीजिए, क्योंकि ये विषय कुछ अलग किस्म का है। तो एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का उन्होंने आगाज किया, और ये सही है कि उसी मध्यम वर्ग में से कुछ लोग निकले जिन्होंने अंग्रेज शासन के खिलाफ बगावत भी की, राष्ट्रीय आंदोलन को भी उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया, हमारे क्रांतिकारी भी निकले, और अंतोदगत्वा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जिस प्रकार से सशस्त्र क्रांति की गई, आक्रमण किया गया, उसके कारण अल्टीमेटली अंग्रेज यहां से चले गए। तो अब जब देश आजाद हो गया तो स्वाभाविक अपेक्षा थी कि एक ऐसी शिक्षा पद्धति आएगी जो हमारे देश के अपेक्षाओं के अनुरूप होगी। एक ऐसी शिक्षा पद्धति आएगी जिसमें हम अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा के प्रति एक स्वाभिमान को सृजित करने का काम कर सकेंगे। एक ऐसी शिक्षा पद्धति आएगी जिसमें हमारी जो विकास की एस्पिरेशंस हैं उसको पूरा करने में हम लोग मदद कर सकेंगे। एक ऐसी शिक्षा पद्धति आएगी जो हमारे देश के युवाओं को देश की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार कर सकेगी, और
उनका देश के विकास में योगदान हो सकेगा। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि उस समय, मैं यहां पर अगर कुछ लोगों को मेरे से कही गई बात चुभे तो मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन मैं ऐतिहासिक तथ्यों के साथ ये बात कह रहा हूं कि हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा कि क्योंकि वो अंग्रेजी से अभिभूत थे और इसी कारण से उन्होंने उस शिक्षा पद्धति को में जो बदलाव लाने की जरूरत थी वो नहीं लाए और ऑलमोस्ट कंटिन्यूएशन के साथ हम लोग चलते रहे। और उस अंग्रेजी से अभिभूत प्रधानमंत्री और सरकार के कारण जो शिक्षा पद्धति में बदलाव आने चाहिए थे वो नहीं आ पाए। ऐसा नहीं हुआ कि इस बीच में विचार नहीं हुआ। अभी बात आ रही थी कि 34 वर्ष पहले भी एक शिक्षा नीति आई थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण और जो पुश दिया जाना चाहिए था शिक्षा पद्धति में बदलाव के लिए, वो नहीं दिया जा सका। इस बीच में हमने देखा कि प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण के नाम पर, ग्लोबलाइजेशन के नाम पर शिक्षा पद्धति में काफी बदलाव हो गए। जो सार्वजनिक क्षेत्र के शिक्षा प्रतिष्ठान थे वो चलते रहे, कुछ आगे भी बढ़े, लेकिन सरकार का ध्यान शिक्षा में जितना खर्च किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया। और लगातार हमने ये भी देखा कि प्राइवेटाइजेशन के नाम पर बहुत सारे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और दूसरे कॉलेजेस खुल गए। जैसे जिन चीजों की आवश्यकता थी, जैसे नर्सिंग कॉलेज है, नर्सों की जरूरत है, सही हुआ। पॉलिटेक्निक्स हैं, जरूरी है, बने, और निजी क्षेत्र में भी थोड़े बहुत बने। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजेस जो खुल गए, उसका असर ये हुआ कि आज हमारे देश में 15 लाख इंजीनियर्स हम हर साल प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी संख्या में एमबीएस प्रोड्यूस कर रहे हैं। और वी डोंट नीड ऑल ऑफ देम। हमें इतने इंजीनियर्स नहीं चाहिए, हमें इतने एमबीएस भी नहीं चाहिए। और इस बीच में जो सार्वजनिक क्षेत्र के हमारे शिक्षा संस्थान हैं, जिस प्रकार की शिक्षा वो दे रहे हैं, रमा जी यहाँ बैठी हैं और बहुत से हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम जानते हैं कि जिस प्रकार के शिक्षित लोगों की इस देश में जरूरत है, उस प्रकार की शिक्षा हम दे नहीं रहे हैं। मैं आपको लोग बार बार सिंगापुर का उदाहरण देते हैं कि सिंगापुर तो बहुत विकसित हो गया, छोटा सा देश है, इतना विकसित हो गया। आप जाकर के वहां की शिक्षा पद्धति देखिए। वहां 12वीं जो भी हायर सेकेंडरी करने के बाद, स्कूल के बाद, वहां लोग इंजीनियरिंग की शिक्षा लेने के लिए नहीं जाते। एक आधा इंजीनियरिंग कॉलेज होगा और बाकी बड़ी संख्या में पॉलिटेक्निक्स हैं और एक एक पॉलिटेक्निक में 50-50 हजार लोग पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि देश की जो औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप वो पॉलिटेक्निक्स में
बच्चों को तैयार करते हैं और वो वहां के उद्योगों में संलग्न होकर के देश को आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे देश में क्या हो रहा है, एक सरकारी नौकरी निकलती है, 100 पोस्ट निकलती हैं, लाखों लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। चपरासी की पोस्ट के लिए बड़ी संख्या में पीएचडी लोग भी, उसमें डॉक्टरेट किए हुए लोग वहां अप्लाई करते हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि जो शिक्षा हम दे रहे, वो शिक्षा हमारे देश के लोगों के आवश्यकताओं, हमारे देश की विकास की एस्पिरेशंस के अनुरूप नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाए? इस विषय में केंद्र सरकार की एक अहम भूमिका है। ये सही है कि राज्य सरकारें भी शिक्षा में लगी हैं, लेकिन केंद्र सरकार की नीति बनाने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उस भूमिका का निर्वहन करते हुए एक ऐसी शिक्षा नीति की जरूरत महसूस की जा रही थी जो इस देश की प्रज्ञा, इस देश की सांस्कृतिक धरोहर, इस देश की आवश्यकताओं, इस देश की डेवलपमेंटल इंस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए वर्तमान शिक्षा पद्धति में जितने खोट हैं उनको धीरे धीरे कर समाप्त किया जाए। इसमें एक और जरूरत है कि हम ऐसा कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं कर सकते कि आज जो शिक्षा पद्धति चल रही है उसको बदल करके एक दूसरी शिक्षा पद्धति वहां पर डाल दी जाए। कंटिन्यूएशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। we can't disturb the existing institutions. ये सही है, कुछ इंस्टीट्यूशंस को मिला करके हम नई संस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं, किया भी है। इसमें मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जा सकता, समय का अभाव है, लेकिन हमने इस नई शिक्षा पद्धति, नई शिक्षा नीति के माध्यम से उन सब तमाम ऐसी बातों को ठीक करने का प्रयास किया है जो इस देश के प्रज्ञा के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश के सांस्कृतिक धरोहर के लिए और इस देश की वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत जरूरी। मैं इस संदर्भ में, जैसे बार बार बात आ रही कि बात यहां हिंदी या भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने की मात्र नहीं है, एक साइंटिफिक रीजन है उसके पीछे, एक वैज्ञानिक आधार है कि जो बालक शिशु है, शिशु जब वो छोटा होता है तो अपना सारी की सारी शिक्षा वो अपनी मां से ग्रहण करता है और मातृभाषा उसकी शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वहां यदि हम किसी विदेशी भाषा का उपयोग करते हुए उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसका मानसिक विकास अच्छी तरह से नहीं हो सकता और उसको उस समय जो सीखना है वो सीख नहीं पाएगा। इस वैज्ञानिक आधार को समझते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 2015 में पहली बार एक प्रस्ताव पारित किया। आप लोग जो जानना चाहें वो जरूर इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं कि 2015 मार्च में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में मैं उसका हिस्सा था। हम लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया कि 5वीं तक की शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। और संयोग से 2015 ही एक ऐसा साल था जिसमें हमने इस नई शिक्षा नीति, एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में विचार करना शुरू किया। और 4 वर्षों के मंथन के बाद
2019 में एक ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी आई और उस पर लोगों के सुझाव मांगे गए। आपको याद होगा 2019 में भी बड़ी संख्या में इस प्रकार की गोष्ठियां हुई। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और 2019 में हम सब लोगों ने मिलकर के विचार करके उसमें क्या और सुधार हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा की और लगभग 2 लाख सुझावों को समाहित करते हुए ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है। ये शिक्षा नीति किसी टेबल पर बैठकर नहीं बनाई गई। ये शिक्षा नीति एक व्यापक विचार विमर्श के आधार पर यह शिक्षा नीति बनाई गई। मैं यहां पर एक बात जो प्रोफेसर रमा जी भी बता रही थी, हर चीज को हमने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाते हुए बहुत गंभीरता से विचार किया है, ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में भी विचार किया है। केवल यही नहीं है कि हमने अपने बालकों को, अपने स्टूडेंट्स को बेहतर एजुकेशन देनी है और उसके लिए उनको एम्प्लॉयबल भी बनाना है, रोजगार योग्य भी बनाना है। रोजगार योग्य कैसे बनेंगे? अभी तो ये होता है कि बच्चे ने 12th किया, हमारे कॉलेज में आया, पढ़ा, उसके बाद MA किया, उसके बाद PhD किया, फिर नौकरी ढूंढने लगा या लगी और नौकरी मिलती नहीं, क्योंकि ये दोनों चीजें हमने अलग कर दी, सेपरेट आउट कर दी। लेकिन हम विद्यार्थी समाज का एक हिस्सा हैं, राष्ट्र का एक हिस्सा है, अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है। तो क्यों ना हमारे विद्यार्थी स्कूल से लेकर कॉलेज तक और कॉलेज से आगे यूनिवर्सिटी तक जो पढ़ाई करते हैं उसके साथ ही साथ इंडस्ट्री के साथ, बिजनेसेस के साथ उनके लिंक्स क्यों ना हो। जब देश आजाद हुआ था उस समय कुछ अच्छे लोगों ने मिलकर के एक इंटर्नशिप पॉलिसी बनाई थी, लेकिन सरकार की तरफ से ठीक प्रकार से पुश ना मिलने के कारण वो इंटर्नशिप सिस्टम खत्म हो गया, चला ही नहीं। वो इंटर्नशिप सिस्टम को दोबारा लाने का एक प्रयास हो रहा है कि हमारे विद्यार्थी पढ़ने के साथ साथ कंपनियों में जाकर के इंटर्नशिप भी साथ साथ में करें। मैं स्वदेशी जागरण मंच का कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग इंडस्ट्री के लोगों से काफी बातचीत करते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि हमारे कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ते हैं आप उनको एम्प्लॉय क्यों नहीं करते सीधे सीधे। तो कहते हैं कि वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है और हमें पता ही नहीं चलता, हम 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा इंटरव्यू लेकर के उनके बारे में क्या जानेंगे। तो मैंने उनको सुझाव दिया कि क्या आप उनको इंटर्न्स के नाते ले सकते हैं क्या। उनको ये सुझाव अच्छा लगा। यदि हम BA करते हुए विद्यार्थियों को, BCom करते हुए विद्यार्थियों को, BSc करते हुए विद्यार्थियों को इंटर्न्स के नाते अपने उद्योग में, अपने बिजनेस में लेते हैं तो हमें समझ में आएगी और विद्यार्थी को समझ में आएगा कि बिजनेस क्या है और हम उसको एम्प्लॉय करने की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग भी साथ साथ में हो जाएगी। लेकिन ये काम एक आधी जगह हो सकता है, लेकिन ये सरकारी नीति के अंतर्गत होना चाहिए, शिक्षा पद्धति में इंटीग्रेट होना चाहिए उसको। इसी को हम इंटीग्रेटेड सिस्टम कहते हैं। तो उस इंटीग्रेशन के साथ हम शिक्षा संस्थानों को आसानी से इंडस्ट्री के साथ जोड़कर, बिजनेसेस के साथ जोड़कर, आर्थिक गतिविधियों के साथ जोड़कर उनको एम्प्लॉयबल बनाने की तरफ और उनको बेहतर प्रकार से इक्विप्ड करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। कई बार हमारे पास शोधार्थी आते हैं। मैं कुछ शोधार्थियों को PhD वगैरह के लिए गाइड भी करता हूं। सबसे पहला जो शोधार्थी आते हैं, उनका पहला सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम कौन सा टॉपिक लें, क्योंकि BA MA करने के बाद वो बिल्कुल कटे हुए हैं।
उनको मालूम ही नहीं है कि वास्तव में देश की समस्याएं क्या है, दुनिया की समस्याएं क्या है, और क्या घटित हो रहा है, और उस घटित होते हुए वहां पर रिसर्चेस की क्या क्या संभावनाएं, क्या क्या बातें हो सकती हैं, उनको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। लेकिन उन जानकारियों के अभाव में वो लोग कैसे शोध करेंगे, और वो जो शोध है वो समाजोपयोगी कैसे होगा, राष्ट्रोपयोगी कैसे होगा, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाला कैसे होगा, हमारी समस्याओं का समाधान वो कैसे करेगा। इसीलिए यदि आप देखें तो हमारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिग्री और पीएचडी डिग्रीज, बीए एमए की डिग्री और पीएचडी डिग्री और एमफिल डिग्रीज प्रोडक्शन के फैक्ट्रीज बन गई, और जो वो प्रोडक्ट है जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। मैं यहाँ पर जिन लोगों ने शोध किया उनके प्रति कोई अनादर की भाव नहीं कर रहा हूं, जो हमारी पद्धति है उसके अनुसार है। बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे शोध कोई पेटेंट प्राप्त कर पाते हैं। हमारे शोध जो हैं वो हमारी आर्थिक नीतियों में सहयोगी हो पाते हैं, हमारी सामाजिक नीतियों में सहयोगी हो पाते हैं। ऐसा होता नहीं है। और अगर आप शोध गंगा निकाल करके देख लीजिए, हमारे जितने भी पीएचडी थीसिस निकाल करके देख लीजिए, वो हमारी लाइब्रेरीज में धूल खाती रहती, कोई उनको पढ़ता नहीं। हमें अगला शोध करना होता है तो हम पिछले शोध को जरूर रेफर करते हैं, लेकिन उस शोध की आवश्यकता पढ़नी चाहिए, लेकिन वो होती नहीं है। इसलिए नहीं होती है क्योंकि हमारे शिक्षा संस्थान हमारे वास्तविक जीवन से कटे हुए हैं। उनको एक दूसरे के साथ जोड़ने की जरूरत है। और जो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बातें आई हैं, इंटर्नशिप की, इंटीग्रेशन की, इंडस्ट्री के साथ इंटरफेस की, वो सारी बातें बड़ी मात्रा में हमें अपने विद्यार्थियों को एम्प्लॉयबल बनाने की तरफ तो आगे बढ़ेंगी। वास्तव में शोध हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, आज हमारे देश में मात्र 0.7% ही शोध पर जीडीपी का खर्च हो रहा है, और जिस प्रकार का शोध हो रहा है बहुत कम मात्रा में ऐसा शोध है जो देश के वास्तव में जिसका विकास में सहयोगी हो सकता है। और जहां पर हमारे जो सरकार है अपने हाथ खींच लेती है, मैं यहां पर संकेत कर रहा हूं हमारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, सरकार ने हाथ खींच लिए। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में जितना फंडिंग जानी चाहिए हमारे एग्रीकल्चर के विकास के लिए उतनी जाती नहीं है, तो उस कमी को पूरा कर देती हैं हमारे यहाँ आ रही विदेशी कंपनियां। मैंने देखा कि मॉन्सेंटो कंपनी बड़ी मात्रा में भारत की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में शोध के लिए फंडिंग प्रोवाइड करती। मॉन्सेंटो कंपनी क्यों फंडिंग देगी? वो फंडिंग इसलिए देती हैं क्योंकि उनको अपनी जरूरत के हिसाब से ऐसे शोध पत्र लिखवाने होते हैं जो उनके लिए उपयोगी हों। देश जाए भाड़ में, देश से उनको क्या लेना देना है? देश से तो उनका कोई सरोकार नहीं है ना, उनको तो अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है। इसी प्रकार से हमें इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि इंटरफेस तो हो इंडस्ट्री के साथ, लेकिन जो हमारे शोध हो उसमें राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। मैं यहां पर एक बात करना चाह रहा हूं कि जो कोई भी देश है उसकी कोई भी नीति होती है, चाहे वो कृषि नीति है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, ये कोई भी पॉलिसी,
वास्तव में वो हमारे प्रश्नों के उत्तर हैं। हमारे देश की आवश्यकताएं क्या हैं, उसके लिए हमने क्या समाधान करने हैं, वो नीति। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि हर देश का अपना एक प्रश्न पत्र होता है और उस प्रश्न पत्र को हमें खुद ही सॉल्व करना होता है। प्रश्न पत्र भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या है और उसका सॉल्यूशन भी हमें ढूंढना पड़ेगा। अगर हम भारत में रहकर अमेरिका की समस्याओं का समाधान करते रहेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारी रिसर्चेज अमेरिकी रिसर्चेज के आधार पर होती रहती हैं, हम यहाँ पर रहकर यूरोपीय समस्याओं के समाधान की बात करेंगे और हमारा शिशु लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन पढ़ता रहेगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ेगा, तो इस देश की समस्याओं का समाधान वो नहीं खोज पाएगा। वो खोज पाएगा तभी जब हम अपने देश के प्रश्न पत्र के बारे में स्पष्ट होंगे। अभी तक यही हो रहा है कि 1951 में जब हमारी नई आर्थिक नीति बनाई गई, उस समय तो हमने मॉडल कौन सा लिया? हमने मॉडल लिया स्टालिन का, नाम दिया नेहरूवियन एंड महलनोबिस मॉडल। वास्तव में वो स्टालिन का मॉडल था। और 1991 में क्या किया कि हमने वो जो 1951 में तो सोशलिज्म का मॉडल ले लिया, अब हमने रशिया से उधार ले लिया। 1991 में कहा कि वो मॉडल फेल हो गया, अब हमें एक दूसरा विदेशी मॉडल लाना पड़ेगा। और फिर हमने ले लिया क्या? कैपिटलिज्म का मॉडल लिया। इस देश की आवश्यकता क्या है? हमारा देश छोटे छोटे लोगों का देश है। छोटी जोत है हमारी किसान की, छोटे छोटे धंधे हैं। उन धंधों को बेहतर बनाने का काम हमने करना है, वो नहीं सोचा। और कहा कि जो कुछ करेगी, विकास करेगा तो वो एफडीआई करेगी और एमएनसीज करेंगी। और उसी के साथ एक उधार ली हुई और चीज ले आए। अब देश में शिक्षा को भी विकसित करना है तो उसके लिए विदेशी कंपनियां लानी पड़ी, विदेशी यूनिवर्सिटीज को यहां लाना पड़ेगा। मैं कई बार, क्योंकि व्यवस्थाओं को पर प्रश्न खड़े करना हम लोगों का काम रहता है, एक अध्यापक के नाते भी और एक सोशल एक्टिविस्ट के नाते भी। व्यवस्थाओं, जो भी व्यवस्थाएं हों, कुछ साल पहले एक रिपोर्ट आई और उसमें कहा कि अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट थी कि हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में नहीं है। मैंने उस समय एक लेख लिखा। मैंने कहा भैया ये जो वो लेख जो है वो स्टेट्समैन में प्रकाशित हुआ। मैंने कहा कि आप अपनी रैंकिंग को अपने पास रखिए, हमें आपकी रैंकिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका गूगल, आपकी ये एमएनसी, आपकी वो एमएनसी और नासा के तमाम पोस्ट, इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर, इसके साथ साथ हमारी स्पेस इंजीनियर, स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारी जो महारत है, उसमें हमें आपकी रैंकिंग की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे देश का युवा आपके देश की, अमेरिका की जो टॉप स्पेस बॉडी है उसको चला रहा है। आपके देश का पूरा मेडिकल सिस्टम भारत के डॉक्टर चला रहे हैं। आपके देश की एमएनसीज जो बड़ी बड़ी हैं वो हमारे युवा चला रहे हैं। आपका सारा का सारा सॉफ्टवेयर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमारा युवा चला रहा है और वो हमारी आईआईएम से और आईआईटी से पढ़ करके गया हुआ है।
इसलिए हमें आपकी रैंकिंग की जरूरत नहीं है। ये हमारे जब भी इस प्रकार की रैंकिंग करके हमें नीचा दिखाने की कोशिश होती है। हमारे शिक्षा संस्थानों में समस्याएं हो सकती हैं, उनमें सुधार भी किया जाना चाहिए। नई शिक्षा नीति आई है, वो हो भी रहा है, होगा भी। मैं यहां पर अंत में एक दृष्टांत से अपनी बात को समाप्त करूंगा कि एक बार जब स्वामी विवेकानंद नरेंद्र अमेरिका जा रहे थे, वहां उनका भाषण हुआ था, वो भी वो विश्व प्रसिद्ध है। उस आयोजन में भाग लेने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में एक जहाज में, जलपोत में वो और जमशेदजी टाटा इकट्ठा जा रहे थे। तो उन्होंने विवेकानंद जी से पूछा कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बताया। तो विवेकानंद जी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं भारत में औद्योगिक विकास हो, इसके लिए प्रयासरत हूं। जमशेद जी ने कहा उसके लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो मैं खरीदने जा रहा हूं, ताकि मैं अपने देश में उद्योग लगा सकूं। आप जानते हैं कि जमशेदजी टाटा ने पहली बार देश में स्टील फैक्ट्री लगाई। तो उस समय स्वामी विवेकानंद जी ने उनको कहा कि देखिए, अगर वेस्ट की यानी पश्चिम की जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है और भारत का आध्यात्म और सांस्कृतिक धरोहर है, इन दोनों को मिलाकर देश की आवश्यकताओं के अनुरूप यदि हम इंस्टीट्यूशंस का निर्माण करें तो वो देश के लिए कितना जरूरी होगा, कितना महत्वपूर्ण होगा, कितना उपयोगी होगा, आप समझिए। वो थोड़े समय की जो बातचीत थी उसने देश का आगे का औद्योगिक विकास और वैज्ञानिक विकास, वैज्ञानिक उन्नति को एक नया रास्ता दिया। और जमशेदजी टाटा ने उद्योगों के साथ साथ ऐसी संस्थाओं का निर्माण भी किया जो आगे चल करके देश में, जिसको साइंटिफिक परस्यूट कहते हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे इस प्रकार के विचारों के साथ बहुत सारी बातें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आई हैं। वो प्राथमिक शिक्षा की भी हैं, जो रमा जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे विद्यार्थियों को यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद कोई और ब्रिज कोर्स न करना पड़े और सीधा वो उच्च शिक्षा की तरफ, उच्चतम शिक्षा की तरफ आगे जा सकें। इस प्रकार की भी बदलाव किए गए हैं। और इसके साथ ही साथ जो देश में औद्योगिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए जो जरूरी बातें होती हैं वो करने की बात भी इसमें हुई है। शोध को भी एक नया आयाम देने की बात इसके साथ की गई है। और हमारे विश्वविद्यालय में
जो शोध जो है वो केवल हम पदोन्नति के लिए न करें, वास्तव में शोध के लिए शोध किया जाए, इसका भी ध्यान में रखा जा रहा है। तो ऐसे सब बदलावों के साथ ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। ये नीति है, अभी इसमें काफी हद तक और विस्तार किया जाएगा। ऐसी सब बातों के साथ मैं आज के हमारे कार्यक्रम के आयोजक और खासतौर पर प्राचार्य रमा जी का, प्रभांशु जी का, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित नेहा जी का और सभी हमारे साथी जो इसमें जुड़े थे उनका अभिनंदन करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए कि आपने मुझे ध्यान से सुना, आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद अश्विनी जी, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद बहुत बढ़िया वक्तव्य रहा आपका। इतने सारगर्भित व्याख्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत जरूरी बिंदुओं को आपने प्रकाश में लाया सर। शिक्षकों के स्तर से भी शिक्षा नीति ये कैसी है और छात्रों के स्तर से भी मुझे लगता है कि आपके व्याख्यान में ही ज्यादातर प्रश्नों के जवाब मिल गए हैं। अगर किसी का कुछ विशेष प्रश्न हो तो मैं एक बार देख ले रहा हूं। ज्यादातर सवाल, कुछ चिंताएं भी हैं सर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के, कि जो खासकर दिल्ली के स्कूल्स में हम देखें तो टीचर्स की नियुक्तियों को, जो गेस्ट टीचर्स हैं वो बहुत चिंतित हैं। इस पर कुछ कहना चाहेंगे क्या? देखिए, इसमें निजी स्कूल्स की चर्चा है कि कोई नई शिक्षा नीति में कोई फीस की चर्चा क्यों नहीं की गई कि एक स्कूल इतनी ही फीस ले सकता है। सरकारी स्कूलों में तो तय होती है, निजी स्कूल मनमाना फीस लेते हैं। मैंने यही निवेदन किया कि ये नीति है, नीति में रूल्स नहीं आते हैं। जब रूल्स बनाए जाएंगे तो इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन इस शिक्षा नीति में एक बात यदि आप ध्यान से देखें तो है कि इंक्लूसिविटी पर बहुत ध्यान दिया गया है कि हमारी शिक्षा पद्धति इंक्लूसिव होनी चाहिए, इक्विटेबल होनी चाहिए, गरीबों के लिए उसकी उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए। जब ऐसा होता है तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, समाज के ऐसे वर्ग जो पीछे रह गए उनके लिए, ये सारी बातें शिक्षा नीति में आई हैं, लेकिन उसका विस्तार जो है वो बाद में आएगा। जहां तक शिक्षकों की नियुक्ति का प्रश्न है, अभी तक मैंने जो महसूस किया है कि नियुक्ति में बहुत धांधलेबाजी भी होती रही है, खासतौर पर सरकारी स्कूलों में। मैंने बहुत नजदीक से देखा है। उस दृष्टि से जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो इस नीति में बताया गया है, और 4 years इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स, ये इसके बारे में बात की गई है। ये दोनों मुझे लगता है कि इस जो शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। सर, लोगों का अक्सर मैं देख रही हूँ ये नई शिक्षा प्रणाली को लेके भ्रांति फैली हुई है लोगों में। लोग कह रहे हैं, अक्सर क्वेश्चन कर रहे हैं कि इससे अंग्रेजी भाषा को नीचे किया जा रहा है या नीचा दिखाया जा रहा है। तो मैं उन सभी से ये कहना चाहूंगी कि यहाँ किसी भाषा को नीचा नहीं दिखाया जा रहा, अपनी भाषा को ऊपर बढ़ावा, क्योंकि विश्व गुरु अगर हम बनना चाहते हैं तो अपनी लैंग्वेज से ही बनेंगे। तो यहाँ किसी भाषा को नीचा नहीं दिखाया जा रहा, इंग्लिश हटाई नहीं जा रही स्कूलों से, इसकी आप चिंता मत कीजिए। कई प्रोफेसर्स, कई टीचर्स के अंदर ये भी डर है जैसे कि इंग्लिश हटाई जा रही है और सिर्फ हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने इस नीति में इंग्लिश को भी उतना ही महत्व दिया है जितना हिंदी भाषा को, लेकिन हिंदी भाषा क्योंकि हमारी राष्ट्रीय भाषा है और रीजनल लैंग्वेजेस को भी प्रोत्साहन देने के लिए ये कदम उठाया गया है। तो आप डरिए मत, इंग्लिश जा नहीं रही कहीं। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने जो अपने वक्तव्य में भी ये बात कही कि ये एक वैज्ञानिक आधार पर किया गया है।
क्योंकि जो शिशु है वो अपनी माँ से सीखता है। इसलिए मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा होना यह एक अनिवार्य और वैज्ञानिक तरीके से बहुत ही क्षम तर्क है। इसलिए इस बात को हम बार बार कहते रहे कि हमें मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के अंग्रेजी प्रेम के कारण हम लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन पढ़ाते रहे, लेकिन जो अपने आसपास के जो हमारा वातावरण है उसके बारे में समझाने का हमने प्रयास नहीं किया और वो मातृभाषा में समझाने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए बहुत सोच विचार करके मैंने जो 2015 के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रस्ताव के बारे में आपसे बात की, उसी संदर्भ में था। और उसके बाद अंग्रेजी महत्वपूर्ण है और अंग्रेजी को भी पढ़ें, उसके लिए कोई मनाही नहीं है और अंग्रेजी उसमें रहेगी, लेकिन केवल ये जो अंग्रेजी की अनिवार्यता, अंग्रेजी जो है वो प्राथमिक शिक्षा से हटाई गई है क्योंकि वो केवल मातृभाषा में पढ़े जाएंगे। इसलिए लोग जो कहते हैं, किसी ने पूछा अरे अंग्रेजी छोड़ दिया आपने, हम तो अंग्रेजी में ही घर में बात करते हैं, तो ये तो समझ से परे है कि उनकी मातृभाषा अंग्रेजी कैसे हो गई इस देश में रहते हुए। ये थोड़ा सा अजीब सी बात। अश्विनी सर, एक प्रश्न निजी स्कूलों की गुणवत्ता का उठाया जा रहा है। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, चाहे वो सामान्य कॉलेज हो या इंजीनियरिंग के कॉलेज हो, ऐसे और तमाम कॉलेज, वहाँ ना टीचर्स जो चयन होता है, शिक्षकों का चयन, ना उसमें कोई विशेष पैमाना अपनाया जाता है। और जो वहाँ इस बारे में राष्ट्रीय जी, मैं ऐसा समझता हूँ कि निजी संस्थानों के संदर्भ में भी पर्याप्त नीतियां हैं और उनकी इंस्पेक्शन, जिन यूनिवर्सिटीज के साथ उनकी एफिलिएशन होती है उनके यहाँ पद्धति है, लेकिन उसको ठीक प्रकार से लागू नहीं किया जाता। मुझे लगता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति आई है, इसके अंतर्गत व्यापक प्रावधान हैं और जो रैंकिंग के संदर्भ में और उनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के संदर्भ में उनका उपयोग किया जाएगा। अश्विनी सर, एक सवाल महिलाओं को लेकर के है। क्या नई शिक्षा नीति में वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा मिल पाएगा? खासकर जो ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राएं हैं, महिलाएं हैं, शिक्षा में उनको किस रूप से शिक्षा नीति में उनका क्या ध्यान रखा गया है? मैंने पढ़ा था इसको जब, क्योंकि 66 पेज की ये नीति है, लेकिन जहां मैं इंक्लूसिव एजुकेशन के संदर्भ में पढ़ रहा था तो उसमें महिलाओं के लिए विशेष तौर पर प्रयास करने की बात उसमें कही गई है। अगर आप खोल करके देखेंगे तो इंक्लूसिव, शायद वो पेज नंबर 21 है, 33 है, मैं आप देखिएगा, इंक्लूसिव जहां पर होगा वहां आपको दिखाई देगा कि महिलाओं की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए खासा प्रयास किया। 24 नंबर पेज पर आपको वो मिलेगा। जी 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 जी। प्रभांशु जी, मैं थोड़ा क्षमा चाहती हूँ, मुझे कहीं उसमें भी बैठना है डिबेट में। सर आपसे क्षमा चाहूंगी, थोड़ा सा लंबा हो गया। नहीं, धन्यवाद जी। मुझे लगता है आज की परिचर्चा हमारी काफी रोचक रही, अच्छी रही, बहुत अच्छी। इतना समय मिला अश्विनी सर का, और आदेश जी ने भी कम समय में बहुत ही अच्छा बोला, तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। हंसराज की प्राचार्य प्रोफेसर रमा मैम का धन्यवाद करता हूँ। अश्विनी सर, विशेष धन्यवाद आपका, आपने एक मीटिंग छोड़कर ये मीटिंग अटेंड की सर। बहुत ही जरूरी बैठक थी अश्विनी सर की, आप वहां से वो छोड़कर आप यहाँ आए, प्रतिभागियों से बात की। रमा मैम। प्रभांशु जी बोलो। जी 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 मैम। प्रभांशु, ऐसा है हंसराज कॉलेज अश्विनी सर का ही है। बिल्कुल 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 मैम, बिल्कुल मैम, इनका अपना जी। अश्विनी सर, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मैं भी स्वदेशी जागरण मंच से जुड़ी हुई हूँ। माननीय सतीश बत्रा जी और कश्मीरी लाल जी, मतलब कश्मीरी लाल जी तो नहीं, लेकिन सतीश बत्रा जी हमारे घर
खाने पर भी आए और अब सारे मतलब स्वयं सेवकों को लेके, तो मेरा विशेष ये था कि मैं आपकी तभी बैठी रही, अपना मैंने एक डिबेट कैंसिल की कि मैं आपका पूरे अच्छा सा उद्बोधन सुनूं क्योंकि आपसे मुलाकात कभी हो नहीं पाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और मैं वैसे भी आपसे जरूर आके कभी मिलती हूँ ऑफिस में। धन्यवाद धन्यवाद अश्विनी सर, ओके मैम, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपने क्योंकि हंसराज कॉलेज हमेशा धन्यवाद राष्ट्रीय नेहा। हितों को लेके बात करता है। मैं चाहती हूँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी कुछ ऐसा काम करे कि आप लोगों से कुछ सीखे। चलिए, धन्यवाद 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 सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद। धन्यवाद अश्विनी जी, धन्यवाद नेहा, धन्यवाद सभी का, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद जी। अमित सर, सर्टिफिकेट का लिंक आप 3-4 बार शेयर कर दें, सभी प्रतिभागी आराम से भरें। पिछले सेमिनार में कुछ लोगों को प्रमाण पत्र, उनका कहना है कि उन्होंने अटेंड किया, नहीं मिल पाया है कुछ कारणों से। वो उन्होंने सेमिनार अटेंड की, इसके वो स्क्रीनशॉट लेकर के आप मेल पे सारी डिटेल भेज दें, जिस मेल से आपको आमंत्रित किया गया था। और फोन ना करें, चिंतित होने की कोई बात नहीं, प्रमाण पत्र आपको मिल ही जाएगा अगर आपने अटेंड किया था तो। और इस वीडियो को भी आप शेयर करें फेसबुक पर भी, अधिक से अधिक लोग सुन सकें। और अश्विनी सर के लिए आप लोगों के पास कोई सवाल हो तो आप उस मेल पर भेज सकते हैं। मैं सर से व्यक्तिगत निवेदन भी करूंगा कि उन प्रश्नों के हमें जवाब दें, क्योंकि सर ने बहुत गहरा अध्ययन किया हुआ है इस नई शिक्षा नीति का। फेसबुक पर और यहाँ सभी लोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। अमित सर, थोड़ी देर लिंक ओपन रहने दें, अभी सब लोगों को मिल जाए सर्टिफिकेट। हाँ परवांशु जी, लिंक ओपन है अभी, कोई दिक्कत नहीं। जी जी जी, पूरी टीम का धन्यवाद, अमित जी का, डॉक्टर महेंद्र जी का, रमा मैम का, नेहा जी का, अश्विनी सर का, आदेश जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अच्छी चर्चा के साथ नई शिक्षा नीति पर। आपके मेल पर आपको सूचना दे दी जाएगी। हंसराज कॉलेज के पेज को भी आप लोग समय समय पर विजिट करते रहें। और नई शिक्षा नीति पर आप और किस तरीके के व्याख्यान चाहते हैं, ये सुझाव भी आप कॉलेज के पेज पर जाकर के दे सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का, इतना महत्वपूर्ण समय निकाल करके पूरे देश भर के लोग जुड़े। और जिस भी सेमिनार का प्रमाण पत्र रह गया है आप मेल पर डाल दें, हम उसे भेज देंगे, भले ही थोड़ा समय उसमें लगे। धन्यवाद।